मेरी जान, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो तुम? मुझसे सच में प्यार करते हो या किसी और की जिंदगी में जाना चाहते हो तुम? हाँ। मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदा। आईपीएल हर साल भाई बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीज आता है, कोई इनोवेशंस लाता है, कई बार तो अपने को बहुत अमेजिंग प्लेयर्स दिखते हैं, लेकिन हर साल एक सेट ऑफ ब्लंडर्स दिखते हैं मुझे। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना ये प्रोबेबली हमारा लास्ट आईपीएल कवरेज होगा, क्योंकि मोटा मोटे हम लोग को जो जो कवर करना था कर लिया। फिर जो मेन स्ट्रीम रेगुलर स्टफ होता है कि टॉप 4 के डिस्कशन, ये वो हम लोग करते नहीं और तुम लोग देखते नहीं हो, तो हम लोगों ने सोचा इससे बेहतर है जो हमारा स्टाइल है वो करें। लेकिन ब्रो हर साल कुछ ना कुछ अमेजिंग ब्लंडर्स आते हैं, और ये ब्लंडर्स हम लोग ये बात नहीं करेंगे, ऑक्शन से रिलेटेड ब्लंडर्स नहीं होंगे कि भाई फलाने को इतने करोड़ दे दिए, तुमने ऑन पेपर बंदे नहीं बनाए। हम लोग जो टीम सिलेक्ट हो गई है उसमें से हर टीम ने क्या क्या ब्लंडर्स किए, हर टीम से मतलब मेन टॉप 6 ब्लंडर्स क्या हैं, आज मैं चाहता हूं कि आप लोग उसके बारे में समझो। तो ब्रो मैं सीधा स्टार्ट करता हूं कि तेरे को कुछ मोनोलॉग देना होता है हर बार की तरह। मतलब भाई टॉप 6 मतलब ऐसा नहीं कि टॉप 6 हम किसी ऑर्डर में बोल रहे हैं या ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ। हमको 6 ही बताने हैं इसलिए हम 6 बता रहे हैं, बाकी है तो बहुत सारे। लेकिन हमने सोचा कि इतना कोई मतलब नहीं है इतना डेप्थ में जाके। वैसे भी सीजन एकदम अपने उस एंड पे आ चुका है कि लीग स्टेज खत्म हो चुके हैं। अभी अभी आरसीबी एलएसजी का मैच चल रहा है, एक ब्लंडर मेरी आंख के सामने हो चुका है, तो ठीक है भाई। मैं अब मेरा वीडियो बनाने से पहले एलएसजी की लाइनअप देख के मेरा मूड वैसे ही ब्लंडर वाला हो चुका है। मैं सीधा स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये वीडियो चालू करने से पहले कुछ 5 मिनट का हमने एक आपस में ब्लंडर डिस्कशन कर लिया कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग, लेकिन मेरे को लगता है उसको ऑनरेबल मेंशन में डालेंगे। ब्रो सबसे पहली चीज मैं जिस चीज पे बात करना चाहता हूँ कि सीएसके फिक्स्ड समथिंग दैट वाजंट ब्रोकन, दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऋतुराज गायकवाड़। तो ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पे आ रहा था, जो तेरे हिसाब से एक ब्लंडर है, क्यों? अरे मतलब जो तूने बोला ना, वही लाइन मेरे दिमाग में थी कि भाई जो चीज खराब ही नहीं है तुम उसको क्यों सुधारने की कोशिश कर रहे हो। अगर मतलब मान ले कि मेरे मेरे मैंने कुछ ऐसा सोचा था कि मान ले अगर तेरी कुछ एक चीज खराब है तो तू उसको सुधारने की जगह जो चीज अच्छी है उसको थोड़ी खराब कर देगा। तो वैसा वाला सीन हो गया था कि जब तुम्हारे पास सेट टेम्पलेट था भाई की ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे की अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप बनती है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो तुमको क्यों ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पे ढकेलना था? इस वजह से कि तुम बैटिंग डेप्थ प्रोवाइड कर सको, क्योंकि तुम्हारा मिडल ऑर्डर अच्छा नहीं। अगर मिडल ऑर्डर नहीं अच्छा है तो ये तो ऑक्शन के टाइम सोचना चाहिए था ना। अब जो चीज अच्छी, अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि आरसीबी का मिडल ऑर्डर खराब है तो विराट कोहली नंबर 5 पे खेले तो सही रहेगा भाई। तो ये तो हो नहीं सकता। तो वैसी वाली बात है भाई। स्टैट्स वगैरह में घुसे उसके पहले मैं एक और चीज बता दूं, ये कोई तो टीम थी जिसमें मैं रेडिट पे कहीं तो मैं किसी से झगड़ा था, मैं वही बोल रहा था कि अगर भाई पूरे टीम में एक चीज अच्छी है तुम उसको थोड़ी खराब करोगे। तो लेकिन दूसरा, अगर मेरे को सेंस भी नहीं समझ आया था कि गायकवाड़ 3 पे क्यों आ रहा था, क्या पॉइंट था कि गायकवाड़ स्पिन अच्छा खेलता है, गायकवाड़ 3 पे आके तेज खेलेगा, क्योंकि उनके पास स्पिन अच्छा खेलने वाले दुबे था, पोटेंशियली हुड्डा था, चलो उसने काम नहीं किया उस तरीके से, लेकिन मेरे को सेंस भी नहीं समझ आया। तो तेरे हिसाब से लॉजिक क्या था नंबर 3 पे आने का, क्या कहते हैं ऋतुराज का? मेरे मतलब को भाई सही में नहीं समझ मेरे आया। हिसाब से कोई लॉजिक नहीं था। लॉजिक ये दिया गया था कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पे इसलिए खेल रहा है कि बैटिंग डेप्थ नहीं है हमारे पास, तो वो बैटिंग डेप्थ प्रोवाइड कर सके ऋतुराज गायकवाड़। तो कैसी बैटिंग अब डेप्थ भाई चाहिए, मतलब क्या चाहिए बैटिंग डेप्थ में? मतलब मतलब तुम उनको ये लग जडेजा रहा था अश्विन कि को खिला। मिडल ऑर्डर वीक हो जाएगा, या मिडल ऑर्डर अगर ओपनर्स आउट हो गए जल्दी तो जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। तो फिर उसका सॉल्यूशन इनने ये निकाला कि हम ओपनर्स को जल्दी आउट कर देते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ को एक मतलब खाली नंबर 3 का स्पॉट देके ओपनिंग करवा देते हैं। भाई मतलब ये भाई इतना क्या क्लूलेस है, सेंस। क्योंकि पूरे सीजन आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से हम लोगों ने क्या सबने बात किया कि सीएसके के ओपनर्स कितने हॉरिबल रहे हैं, पावर प्ले में शायद छक्के वक्के तक नहीं मार रहे मिड सीजन पे, हमने ये डिस्कस भी किया था। और ऐसे में गायकवाड़ एक सीजन ओपनर, और सीजन से ज्यादा बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड एंड सक्सेसफुल ओपनर, वो 3 पे आ रहा है, और दिस इज कमिंग फ्रॉम अ टीम लाइक सीएसके जो टैक्टिकल ब्रिलियंस, टैक्टिकल जीनियस के लिए जानी जाती है। ये वो टीम है जो रोक सामने क्या वाले रही के लिए। हाँ, सामने वाले ओपोनेंट्स को अनसेटल करने के लिए हरभजन ना दीपक चहर के ऊपर भेजती थी, अब खुद को अनसेटल करने के लिए गायकवाड़ को। मेरे को सही में मेरे को नहीं समझ आया। तेरे पास कुछ नंबर्स हैं कि आगे बढ़े? भाई यही नंबर्स में जैसे प्रेजेंट करता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि भाई ओपनिंग में गायकवाड़
60 इनिंग्स खेला है, ठीक है, 2300 के करीब उसने रन मारे, 44 की एवरेज, 137 की स्ट्राइक रेट, 44 की एवरेज, 137 की स्ट्राइक रेट। नंबर 3 पे 8 इनिंग्स के बाद 208 रन है, 26 का एवरेज, 150 की स्ट्राइक रेट। अब एवरेज 44 से 26 हो जा रहा है और स्ट्राइक रेट 136 से 151 152 हो रही, तो कोई इतना खास इंप्रूवमेंट नहीं है। स्ट्राइक रेट भी कोई ऐसी नहीं है कि एक्सप्लोसिव हो जा रही है आज के समय के हिसाब से, ठीक है। तो टोटली एक पूरा मतलब एक ब्लंडर ही था जब तुम्हारा कैप्टन, जो तुम्हारा ओपनर है, जो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकता है भाई, तुमको अच्छा पावर प्ले, अच्छा बेस प्रोवाइड कर सकता है, टेस्टेड है भाई, ऑरेंज कैप उस बेस पे जीता है, ठीक है वो, और तुम उसको चेंज कर रहे हो। मतलब मेरे को तो भाई कुछ समझ ही नहीं आया कि इसके पीछे किसका ब्रेन था, किसने ये सोचा कि नहीं नहीं ऋतुराज गायकवाड़ नंबर और 3 पे। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ ने ना भाई एक चीज और बोली थी कि ऑक्शन के बाद ही मुझे बोल दिया गया था कि तुम नंबर 3 पे आओगे। भाई पहले टेस्ट तो कर लो कम से कम कि ठीक है, ओपन नहीं कराते हैं, नहीं, देखते एक हैं चीज क्या होता है एक मिडिल एक चीज ऑर्डर। तूने नोटिस किया, कैप्टन को ही बोल दिया गया कि तू हाँ तू नंबर 3 पे खेलेगा, ठीक हाँ है। लेकिन पता है, आज एक और चीज मैं बता दूं, ये पूरा वीडियो इज ऑल अबाउट ब्लंडर्स। तो हो सकता है तुम लोग हम्म ये सोचो कि यार तुम लोग कुछ सॉल्यूशन नहीं बता रहे, नहीं भाई, ब्लंडर्स है ये, मिस्टेक्स नहीं है, ये ब्लंडर्स है कि जहां तुम्हें ऐसा लगे कि क्या हो गया, ठीक है। तो मैं फिर से बोलूंगा कि भाई अगर नेक्स्ट सीजन कुछ चीज फिक्स करनी है तो भाई चुपचाप, मेरे को पता नहीं, मैं अभी भी कभी कभी सोचता कि उन्होंने शायद कुछ ऐसा सोचा होगा कि कुछ नारायण वाला मूव है ये, कि नीचे से नारायण ऊपर आ गया और ऐसा लगे ये क्या हो गया, वैसे मेरे को लगता है कुछ तो ऐसा ही सोचा होगा, वरना एकदम क्लूलेस है। लेकिन ब्रो उससे ज्यादा क्लूलेस जो मेरे को चीज लगी थी वो है, पहली बात, हैरी ब्रूक जब दिल्ली कैपिटल्स में सिलेक्ट हुआ, मैं मेरे को एक्चुअली में लगा था बहुत अच्छा सिलेक्शन है इन टर्म्स ऑफ आईपीएल, मेरे को लगता था 3-4 पे खेलेगा, बहुत अच्छा प्रोवाइड कर सकता है दिल्ली को, अच्छा बैटर है ना। जब उसने मना कर दिया आने से तो बैन वैन लग गया, लेकिन दिल्ली ने पूरा सीजन खत्म हो गया, पूरा सीजन लिटरली खत्म होकर घर पे बैठे हैं वो लोग। एक टाइम पे थे वो लोग, ऐसा हो रहा था कि शायद जीत जाएंगे, आईपीएल जीत जाएंगे, वहां से वो लोग एकदम नीचे हैं, लेकिन उन्होंने हैरी ब्रूक का रिप्लेसमेंट नहीं किया। कितने है भाई, 20 40 50 लाख, ये जेएसडब्ल्यू वाले के पास क्या कमी है भाई, मतलब को नीरज चोपड़ा को ज्यादा स्पॉन्सर कर दिया, अभी मैंने सुना उसका कुछ बैंगलोर में नीरज क्लासिक कैंसिल हो गया, रिकवरी यहां से कर रहे हैं, व्हाट, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या हो गया, क्यों रिप्लेसमेंट नहीं लिया मतलब भाई। मतलब भाई मैं देख रहा था डीसी के सब रेडिट पे, मैं देखता रहता हूँ कि भाई लोग लोग रो रहे हैं, पता है, अगर कोई सोशल मीडिया की टीम है तो लोग रो रहे हैं, हर एक जो मतलब आ रही है रिप्लेसमेंट उसके बाद कि अरे भाई इसने इसको रिप्लेस कर लिया, तुम कुछ करो, शार्दुल ठाकुर एज अ रिप्लेसमेंट आके इतना अच्छा आ रहा है, कुछ तो करो, डेविड ब्रेविस आ गया, आयुष महात्रे आ गया, भाई कुछ तो कर लो, ब्रुक के 6.5 करोड़ रुपए घर लेके जाओगे क्या? तो भाई मतलब इतनी ज्यादा भाई लोगों की ऐसे आउटक्राई मैंने महसूस करी है ना दिल्ली के सब रेडिट में, कि अगर कोई ऑडियो अलाउड होती ना तो लोग रो रो के डाल रहे होते दिल्ली सब रेडिट पे कि भाई प्लीज। और तुमने किया भाई, मतलब वो जो भी रिप्लेसमेंट था, तो एक मैच के लिए इतना लेट। कौन कौन, अरे वो सदफुल्ला अटल वटल कौन था वो अरे यार मैं तो भूल ही गया, सेदिकुल्ला अटल भाई। ये देखो पता है, मैं दिल्ली के सबरेडिट में था, दिल्ली के सबरेडिट वालों ने अपनी खुद की ना नंबर 4 की 11 बंदे खड़े कर दिए थे कि भाई माइकल ब्रेसवेल ले लो, भाई डेरिल मिचेल ले लो, भाई सिकंदर रजा ऐसा बंदा, अभी हाँ मैं सिकंदर रजा को देख रहा, उसने अकेले ने लाहौर कलंदर्स को ना रिलेवेंट बना दिया पीएसएल में, वो एक तो पीएसएल, कुशल मेंडिस जॉस बटलर का प्लेऑफ के बाद वाला रिप्लेसमेंट आ चुका है कि अगर जॉस बटलर प्लेऑफ नहीं खेलेगा तो वो ज्वाइन कर चुका है जीटी। यहाँ पे भाई मेन टूर्नामेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है डीसी के पास। और अरे भाई यार क्या, मैं तेरे से सही में पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है क्या कारण हो सकता था, क्या कारण क्या हो सकता था भाई, यहाँ पर बंदे कोई है ना, मतलब कोई तुम्हारा बेंच का भी बेंच प्लेयर इंजर्ड होता है तो लोग उसका फटाफट रिप्लेसमेंट ले आते हैं, यहाँ पर मतलब, और ऐसा नहीं कि प्लेयरों की कमी है भाई, क्या वही भाई, कुछ टीमें तो भाई अपने खास बंदों को इंजर्ड करके उनका रिप्लेसमेंट ला रही है कि भाई इस आज से तो इंजर्ड, लेकिन हमको एक मिडल ऑर्डर बैटर चाहिए तो भाई प्लीज। भाई इतना ज्यादा, मैं पता है पूरे सीजन है ना वेट करता था कि अभी ये लोग है ना सिकंदर रजा को उठा लेंगे, माइकल ब्रेसवेल को उठा लेंगे, डेरिल मिचेल को उठा लेंगे, भाई मेरे को तो एक टाइम लगा ना किन विलियमसन को ही ले लेंगे, किसी को तो लेंगे,
और ये चीज दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ज्यादा कॉस्ट की। दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग वाज एक्सट्रीमली वीक, है ना। तुम्हारा जेक फ्रेजर मैकगर्क से वो लोग ने तुरंत ही भरोसा छोड़ दिया। फैफ डु प्लेसिस उतना था ही नहीं, मतलब ले दे के केएल राहुल था, करुण नायर एक मैच में चला, और फिर अगर कोई चल गया तो चल गया। अभिषेक पोरेल बस अपने आप को पता नहीं कैसे खींचे जा रहा है वो अभी तक, ठीक है। अक्षर पटेल थोड़ा बहुत। तो बेसिकली दिल्ली की बैटिंग वाज जस्ट है, मतलब कभी वीपराज निगम कुछ कर गया, कभी रिजवी कुछ कर गया, लेकिन मोटा मोटी कुछ था नहीं उनके पास। और फिर भी वो लोग ने ब्रूक को नहीं लाया। मतलब ये इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा डिसीजन हो सकता था ना कि ये तुमको प्लेऑफ्स और प्लेऑफ्स के बीच का डिफरेंस है हैरी ब्रूक का रिप्लेसमेंट ना होना, और लोग इजीली ये डिफरेंस है भाई कि वो लोग क्यों नहीं क्वालिफाई। उन्होंने कितने मिडल ऑर्डर मैच देखे जहां पे वो करुण नायर वाले मैच से जहां उनका मोमेंटम चेंज हुआ, करुण नायर आउट हुआ, पूरा का पूरा मैच वो लोगों ने जीता हुआ हार गए वो एमआई के सामने, ठीक है। ऐसे कितने मैच है भाई जहां पे ऐसा लगता था कि क्या हो गया अचानक से। हाँ, और क्योंकि एक ट्रिस्टन स्टब्स था, उसका तो फिक्स कर दिया था कि भाई तू फिनिशर है हमारा, नहीं नहीं भाई तू ऊपर नहीं आएगा, भाई तू फिनिशर है। भाई मैं एकदम क्लूलेस था कि ये लोग हैरी ब्रूक और उसके बाद लाया किसको, सेदिकुल्ला अटल को। मैं तो बोले क्या क्या पता नहीं भाई भाई, उसकी सच में शायद इब्राहिम कुछ सट्रा। 103 विन की स्ट्राइक रेट है T20 में, ठीक है। अरे ब्रो, मैंने उसको खेलते हुए देखा है, कुछ ऐसा मैं कह रहा हूँ, उससे अच्छा मैं इब्राहिम सट्रान को ले आलू। कम से कम टेक्निकली तो बढ़िया है, वो ओपन कर देगा, एक चीज तो मेरे को श्योर करेगा कि हाँ भाई वो लंबा खेल सकता है, खेलेगा तो, और उसका स्किल भी ऊपर है। लेकिन भाई एकदम क्रेजी भाई। लेकिन दिल्ली का जो सेकंड था वो है इनका 10 करोड़ का नेट बॉलर नटराजन। भाई जब नटराजन गया था ना इनके स्क्वाड में, मैं एकदम खुश। मैंने बोला भाई क्या बॉलिंग बनी है इनकी। एक साथ स्टार के, एक साइड इनके पास शायद ये मुकेश मेगरा है, नटराजन है, और एक और कोई फास्ट बॉलर था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। मोहित शर्मा था भाई। मोहित शर्मा है, और उसके अलावा दो तीन अच्छे स्पिनर्स। मोहित शर्मा खेला, नटराजन शायद एक या दो मैच खेला, वो भी मेरे को ठाकुर बता रहा था, मेरे को सही में नहीं पता नटराजन एक भी मैच खेला है कि नहीं खेला है, अरे क्योंकि मैंने जब तक 3 ओवर डाला है खाली भाई, 2 मैच खेला है, 3 ओवर डाला है खाली। अब भाई इसमें ना केविन पीटरसन ने सबसे पहले ये बोला था कि भाई बहुत अच्छा है नटराजन, नेक्स्ट में भी बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि मैं कहाँ नटराजन को फिक्स करूं। देखो लिटरली लगता है नटराजन की जगह ही नहीं बन रही थी। मतलब इतनी वेल राउंडेड स्क्वाड थी इनकी, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट T20 11 थी दिल्ली की, कि नटराजन जैसा बॉलर जगह नहीं बना पाया, जो एकदम स्पेशलिस्ट है T20 का। भाई मतलब मेरे को ये लग रहा है कि तुमने चमीरा खिला लिया, तुमने मोहित शर्मा खिलाया, मुकेश कुमार खिलाया, मोहित शर्मा मुकेश कुमार में तुमने स्वैप किया, फिर तुमने चमीरा। अरे यार तुम क्या कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ट्राइड टेस्टेड बॉलर है, जो पावर प्ले में अच्छी डालता है, जो डेथ में अच्छी डालता है, जो स्टार्क के साथ एक एकदम इनविंसिबल कॉम्बिनेशन बना सकता था, उसको तुमने बेंच पे बिठा के रखा है। जब तुम 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर खिला सकते हो तो तुम 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर क्यों नहीं एक साथ खिला सकते? मेरे को नहीं और लगता ये ये लेफ्ट तो आर्म का इशू है। मेरे को क्या लगता है, ये लोग को था कि नहीं भाई ये 2 फॉरेन प्लेयर होने चाहिए, 2 फॉरेन बॉलर। मेरे को लगता है यही कॉन्सेप्ट होगा, वरना क्या सेंस बनता है भाई। मतलब यार मेरे को तो कोई लॉजिक ही नहीं समझ आया। किसी भी एनी गिवन डे चमीरा से अच्छा फास्ट बॉलर है T20s में नटराजन, नटराजन ठीक है। एनी डे, एनी गिवन डे एनी डे भाई नटराजन का बैड डे इजंट एज बैड एज चमीरा, है ना। और नटराजन इज भाई नटराजन तुमको पता है स्टार को एक लिवरेज दे सकता था ऊपर आके बॉलिंग डालने के लिए। नटराजन एक्चुअली मोहित के साथ, नटराजन तुमको एक्चुअली मुकेश कुमार को खिलाने में और मदद कर सकता। भाई कितना अच्छा तुमको प्रोवाइड कर सकते, और तुमने 10 करोड़ में लिया भी इसीलिए ना कि तुम्हें पता है उसकी स्किल कितनी बढ़िया है। एकदम भाई ये कितना क्लूलेस है कि नीचे वो लोग ने एक बॉलर शॉट खेलते हैं तो बीच में एक बैटर शॉट खेलते थे। मैंने इनफैक्ट मेरे को याद है मिड सीजन जब हम लोग रिव्यू कर रहे थे, तब मैंने दिल्ली के लिए बोला भी था कि भाई मेरे को ऑन पेपर बहुत बेकार लग रही थी, एंड मैं बहुत सरप्राइज ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं। बट इवेंचुअली वही हुआ जो मेरे को लग रहा था, कि मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा सरप्राइज था। और आई हैव नो आइडिया कि भाई अगेन ये मेरे हिसाब से अगर दिल्ली का कोई फैन देख रहा है तो मुझे बताओ दिल्ली वालों को कौन सा ज्यादा बड़ा ब्लंडर था, ब्रूक का रिप्लेसमेंट न लेना या नटराजन को न खिलाना। लेकिन भाई और सबसे बड़ा मैं उस पे एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई जब नटराजन को नहीं खिला रहे थे, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता कि तुम आके बोलते कि यार निगल है, ये है वो है। तुम्हारे कोच ने आके एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब मैं उसको खिला नहीं पा रहा हूँ, समझ रहे हो? बस हमारा मतलब भाई अब तू समझ, अगर नटराजन खेलता तो जहां चमीरा खेल रहा था उसकी जगह ये लोगों ने रिप्लेसमेंट ले लिया होता, तो मान ले चल इब्राहिम जादरान आ जाता, ठीक है। तो इब्राहिम जादरान खेलता तो सही, वहां पे इनको एक स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करता, कोई भी और आ जाता यार, एक फॉरेन बैटर खेलता तो सही।
क्या पता भाई ये लोग क्या भाई कर रहे कैसे खिला था, पंजाब 4 महीना खेल रहे थे। काइल जेमिसन ले आई, तुम काइल जेमिसन को खिला लेते यार, उससे अच्छा करता वो, कम से कम बैटिंग थोड़ी बहुत तो कर देता। ब्रो मैं तेरे को कह रहा हूँ ना, सेदिकुल्ला अटल पागल हो गया कि मैं सिलेक्ट हो गया, कि मैंने क्या किया भाई, वो मेरे को तो अभी भी लगता है मैं ना वो कहाँ से कंफ्यूज हो मैं गया कहाँ से सिलेक्ट हो गया भाई मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर। भाई मेरे साथ लेकिन भाई कहीं शशांक सिंह वाला सीन तो नहीं हो गया कि कोई भाई एक मेरे और को लग रहा है अटल है जिसके दिल्ली बाद। है ना, दिल्ली मेरे को कंफ्यूज हो गई भाई, कुछ सेदुकुल्ला वेदुकुल्ला में कंफ्यूज हो गया। लेकिन ब्रो मैं नेक्स्ट बंदे की जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, ठाकुर ने बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को इसके क्रिकबज़ का आर्टिकल भेजा था और मैं कहीं ना कहीं इस चीज पे बात भी करना चाहता था। वो है इनविजिबल आंद्रे रसल। मैंने सीजन के मिड में भी ये चीज बोली थी कि मेरे हिसाब से आंद्रे रसल अब लेट 2020s का नहीं है ना, कि नीचे आएगा किसी को भी ठोक देगा, डजेंट मैटर कौन है, ठीक है। प्लस अब इम्पैक्ट सब होने के कारण तुम्हारे पास हमेशा से एक बीच में तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कुशन होता है बैटर्स का। आंद्रे रसल ब्रो इस बार मैं तेको बहुत गजब सा वो बताता हूँ कि आंद्रे रसल का इस बार ऑन एन एवरेज बैटिंग का एंट्री पॉइंट था 13.2 ओवर, ठीक है, विच यू विल थिंक कि हाँ यार अच्छा ही है, मतलब 13.2 इज नॉट दैट बैड कंपेयर टू वो जो, लेकिन जो एवरेज बैटिंग पोजीशन था वो था नंबर 7। इसका मतलब समझ रहे कि केकेआर कंसिस्टेंटली तेज विकेट खो रही थी, फिर भी आंद्रे रसल कंसिस्टेंटली नीचे बैटिंग करने आ रहा था। आंद्रे रसल जिस तरह का लेवरेज केकेआर ने सुनील नारायण को दिया है कि भाई तू जा ऊपर खेल, मेरे को लगता है अब आंद्रे रसल को वो लोग दे सकते हैं। आंद्रे रसल को वो लोग कंसिस्टेंटली चौथे पांचवे पे खिला सकते हैं, हो सके तो छठे, लेकिन चौथे पांचवे पे तुम रिंकू से अब उम्मीद करो, तुम हो सके रमनदीप से करो। मेरे को पता है रमनदीप का बहुत हॉरिबल सीजन गया, लेकिन फिर भी रिंकू रमनदीप से तुम उम्मीद कर सकते हो कि नीचे का रन मारे। विद आंद्रे रसल अब उसको ये हर बार 8-10 साल से ही उम्मीद करना कि भाई नंबर 7 पे आएगा, आखिरी के 4 ओवर में 80 रन मारेगा, 50 रन मारेगा, और हर दूसरे बार है ना कुछ आरसीबी को जिस तरह से हराएगा उस तरह से करेगा। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार, बंदा ऑलमोस्ट 40 का हो रहा है और अभी भी छक्के मार रहा है। दिस इज क्रेजी ऑलरेडी फॉर मी। आंद्रे रसल को अगर मेरे को सकता है कंसिस्टेंटली लोग ने चौथे पांचवे में भेजा होता, ठीक है यार, विकेट ही गिरती है ना, तुम तो ऐसे ही विकेट खो रहे थे, लेकिन अगर आंद्रे रसल 4 में से भी 1 या 2 मैच में चलता, वो इतना भयंकर रिपल इफेक्ट छोड़ता पूरे सीजन में कि नेक्स्ट टाइम किसी को डरता है कि आंद्रे रसल नंबर 4 पे आ रहा है। एंड मैं मानता हूं आंद्रे रसल को स्पिन के खिलाफ एक क्लियर इशू है, लेग स्पिनर के खिलाफ इशू है, लेकिन इतना भी कुछ नहीं है कि भाई वो खेल ही नहीं सकता है, वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है। लेकिन उसके अलावा मैं एक और गजब चीज बताता हूँ, आंद्रे रसल की बॉलिंग। लास्ट टाइम आंद्रे रसल ने ब्रो कुछ 19 विकेट लिए थे पिछले साल के सीजन में। एक सेकंड में एक बार चेक कर देता हूँ। हाँ, तो आंद्रे रसल ने 2024 में 19 विकेट लिए थे, ऑलमोस्ट हर मैच में ओवर्स डाले थे और हर मैच में विकेट लिए थे। इनफैक्ट मैं तेको एक गजब सा स्टैट दिखाता हूँ, तुम लोगों की आंखें चौंधिया जाएगी। ये तो बेसिकली 2024 से दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? हाँ, अभी अब दिख रहा है, थोड़ा जूम कर रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली 2024 से मिडल ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर कौन है? आंद्रे रसल, ठीक है। बाउंड्री परसेंटेज उसका हाई है, 26 का बाउंड्री परसेंटेज। बेसिकली हर चौथी पांचवी बॉल पे वो चौका खाता है, विच इज एक्सेप्टेबल क्योंकि आंद्रे रसल है उस टाइप का। लेकिन द नैक ऑफ टेकिंग विकेट जो हम लोग बोलते हैं, और मैं क्यों मिडिल फेस की बात करना चाहता हूँ बहुत स्पेसिफिकली, आंद्रे रसल इज दैट टाइप ऑफ बॉलर जो रन्स के लिए तो डेफिनेटली जाएगा, उसकी इकोनॉमी हमेशा 11-12 इसी तरह से रहेगी। तो डेथ में देना बहुत रिस्की होता है, पावर प्ले में देना बहुत रिस्की। मिडिल इज दैट फेस कि जहां तुम थोड़े रन्स के लिए जा सकते हो कि ठीक है रन्स चले जाए, लेकिन ही विल डेफिनेटली टेक विकेट्स। और इस सीजन ब्रो उसने पूरे सीजन से 18 ओवर्स डाले, दैट इज ऑलमोस्ट 1.3 ओवर्स पर मैच, और उसमें भी 8-9 विकेट्स लिया है। एंड उसमें भी मेरे को ये बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रहा है कि समवन लाइक ड्वेन ब्रेवो के होते हुए रसल अंडर बोल हुआ है। ड्वेन ब्रेवो जिसने पता नहीं कितने साल बिताए आंद्रे रसल के साथ, वो जानता है आंद्रे रसल की पेडिग्री को। उसने ना आंद्रे रसल को मिडल में बॉलिंग करवाया, जबकि आंद्रे रसल इज फार मोर फिटर, मतलब कंपेयर टू 2019 एंड 2018 ही इज मोर फिटर, फिर भी उसने मिडल में बॉलिंग ही नहीं की है सीजन। क्यों? देखो क्या लग रहा है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अजिंक्य राणे या केकेआर हर बार बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाता, तो हर बार इस पोजीशन पे रहते थे, उनको ऐसा लगता था नहीं भाई रसल के रन देने वाली एबिलिटी को हम लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। और तो क्या कारण हो सकता है? मुझे भी कहीं ना कहीं यही लगता है। मैंने इस साल जो केकेआर की कैप्टनसी, केकेआर के जो भी मैच देखे उसमें ये नोटिस किया कि अजिंक्य रहाणे बहुत ज्यादा डिफेंसिव कैप्टन है, ठीक है। वो वैसा कैप्टन नहीं है जैसा उसकी इमेज बन गई थी बीजीटी जिताने के बाद, ठीक है, कि भाई अटैकिंग होगा, ये वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव नजर आया। और कहीं ना कहीं उसी के कारण आंद्रे रसल का अंडर यूज हुआ है। जो तू बोल रहा था कि 26% बाउंड्री परसेंटेज है, जो विकेट्स वो ले रहा है मेरे लिए तो वो परचेज है, ठीक है,
कि भाई वो इतने रन देके विकेट्स ले रहा है, तो मेरे लिए तो इजी बाय होना चाहिए वो, कि यार अगर जैसे मेरे को याद है प्रियांश आर्या रन मारे जा रहा था, वो आया उसने प्रियांश आर्या को पहली बॉल पे आउट कर दिया था, ठीक है, वैसे ही वो आगे भी कुछ ना कुछ इधर उधर कुछ भी एक बॉल डाल के, मतलब मैं पर्सनली भाई ये बिलीव करता हूँ, मैंने विभोर से भी ये बोला है कि मेरे को आंद्रे रसल एक कंप्लीट बॉलर लगता है, वो चाहे जो चीज हो ना वो एग्जीक्यूट कर सकता है, डिपिंग यॉर्कर, फास्ट यॉर्कर, एकदम पेसी बाउंसर, स्लोअर बाउंसर, कुछ भी, लेकिन यार तुम उसका यूज तो करो। ठीक है वो रन ज्यादा खाता है, कंट्रोल नहीं है, वो प्रॉपर बॉलर नहीं है इसलिए, लेकिन वो विकेट ले लेता है। मुझे नहीं भाई लगता मैं कि देखो गजब सा का उसका कंप्लीट मैं बता यूज रहा हूँ हुआ। कि सिंस 2024 आंद्रे रसल इज ट्रैकिंग एट 9.3, जो सेकंड बेस्ट है वो है पैट कमिंस 16.5। तो मतलब हर 9वीं बॉल में आंद्रे रसल एक विकेट ले रहा है। तो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे को लास्ट सीजन याद है एक मैच था मुंबई के खिलाफ जहां पर है ना सूर्य कुमार यादव वाज टेकिंग दैट गेम अवे, कंप्लीटली टोटली टेकिंग दैट गेम अवे अगेंस्ट केकेआर, और वहां से आंद्रे रसल आता है और आउट ऑफ द ब्लू सूर्य कुमार यादव को आउट कर देता है। और आंद्रे रसल हैज दैट नैक ऑफ टेकिंग विकेट। मेरे को अभी भी याद है एक मैच था एलएसजी के सामने जहां पर है ना केकेआर ने बहुत लेट निकोलस पूरन को लाया और शायद निकोलस पूरन को फिर इवेंचुअली आंद्रे रसल ने आउट किया। तो क्यों ना उसको मिडिल में यूज किया जाता है, जहां पूरा का पूरा हर बार दारोमदार ये आ जाता है कि सुनील भाई आप हमको बचा लो, वरुण चक्रवर्ती भाई आप मेरे को बचा लो। मैं उसके साथ देखो ना बैटिंग में भी कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि इस साल जहां पर मैं बोल रहा हूँ कि 13.3 ओवर में आया, गुजरात के खिलाफ उसको जब भेजा गया बैटिंग में, रिक्वायर्ड रन रेट वाज अराउंड 15। लखनऊ के लिए भाई अंकुरिश रघुवंशी या फिर रमनदीप, रिंकू, ये सब को उसके आगे भेजा गया और उसको बहुत नीचे भेजा गया। मैं एक और मैच बता रहा हूँ पंजाब वाला, जहां केकेआर वाज कंप्लीटली डेसिमेटेड। जब वो बैटिंग करने आया उसके बाद कोई बंदा था ही नहीं बैटिंग करने वाला, सिर्फ एक रमनदीप था। द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब रसल को ऊपर भेजो जहां पर रसल के पास एक फ्रीडम हो कि चलेगा अगर मैं आउट हो गया फिर भी बंदे हैं, ठीक है, उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, वो तुम्हें ज्यादा मैचेस अभी भी जिता के दे सकता है। क्या लगता है, तो कोई अग्री करेगा इस बात से? हाँ यार ऑफ कोर्स एग्री करूंगा, क्योंकि कहीं ना अब जैसे होता है, हम धोनी के साथ भी ये बात करते थे कि धोनी अब वो नहीं रहा था इंटरनेशनल के एंड में कि आते ही मारे आते ही मारे। जैसे अभी तो उसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है कि भाई वो 6 बॉल का बैट्समैन बन गया है, लेकिन आंद्रे रसल का वैसा नहीं है। आंद्रे रसल इज कंप्लीटली फिट, बट वो वाला सीन है कि भाई थोड़ा सा अभी शायद ज्यादा टाइम ले सकता है इनिशियल 5 बॉल के लिए, तो तुम उसको वो मतलब रूम दो कि वो अपने स्टार्टिंग के 5 बॉल नॉर्मली खेल सके, उसको पता हो कि मेरे पीछे बैट्समैन है और मैं बर्जर्क जो मेरी एबिलिटी है वो उसके साथ जा सकता हूँ। आई डोंट इस बार भी एक दो बार केकेआर वियर्ड चीज करी भाई कि केकेआर की बैटिंग ऊपर अच्छी थी, मिडल में खराब थी, और लोअर मिडल ऑर्डर एकदम पैक्ड रहता था। मतलब समझ ही नहीं आता था मुझे कि ये किस टाइप की बैटिंग ये लोग खिला रहे हैं। और भाई द पॉइंट इज आंद्रे रसल जैसा एकदम बहुत बड़ा असला था तुम्हारे पास और तुमने उसको, और ये बंदा कैसा, अगर बॉलिंग खराब है तो बैटिंग के चांसेस है, बैटिंग खराब है, और दोनों जगह तुमने उसको ऑलमोस्ट काइंड ऑफ निग्लेक्ट कर दिया। लेकिन मैं एक और चीज जो अगले बंदे पे जाना चाहता हूँ, जो नेक्स्ट बंदे पे जाना चाहता हूँ वो है नथान एलिस। ठीक है भाई, मेरे को याद है कुछ मिड सीजन हम लोग फोन पे बात कर रहे थे और मैंने ऐसी बातों बातों में ठाकुर से पूछ लिया कि यार ये नथान एलिस किस टीम में, यार अच्छा बॉलर है यार, मेरे को दिखता नहीं है। तो ठाकुर बोलता है भाई चेन्नई में। और मैं एकदम ऐसे शॉक हो गया था कि क्या ये चेन्नई में है, उसने एक भी मैच नहीं खेला। तो मुझे ठाकुर ने बताया कि कोई एक मैच खेला था और बहुत टाइम तक चेन्नई ने सिर्फ वही एक इकलौता मैच जीता था। ब्रो मैं तेरे से पहले पूछता हूँ फिर नंबर्स में करेंगे, नथान एलिस ओवर पथिराना, क्या तू एज अ सीएसके फैन एग्री करेगा? नहीं मतलब नथान एलिस ओवर पथिराना मैं मतलब ऐसे एग्री नहीं करूंगा, लेकिन पथिराना का जो फॉर्म चल रहा था उसमें तुम पथिराना को बिठा के नेथन एलिस को खिला सकते थे। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास पथिराना का फॉर्म बहुत ज्यादा खराब चल रहा है तो तुम सारे ही मैच पथिराना को खिलाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे को वो जो चीज है कि भाई ये पथिराना के ऊपर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, पथिराना 3-3 ओवर ही डाल रहा है, पूरे 4 ओवर के स्पेल खत्म नहीं कर रहा अपना 1-2 मैचेस में, और फिर भी तुम नेथन एलिस को नहीं खिला रहे हो। मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मुझे। भाई मैं एक चीज बताऊं, पथिराना मेरे को बहुत क्रेजी लगा है, जब भी वो चेन्नई के है मेरे को इंसेन लगा है। लेकिन पर्सनली अगर तुम मेरे से पूछेगा, मेरे को जेन्युइनली लगता है कि पथिराना से नथान एलिस बेटर है पथिराना से। मेरे को लगता है पथिराना ने जो भी किया कमाल वो सिर्फ चेन्नई के लिए किया है, वो श्रीलंका के लिए भी उस लेवल पे नहीं रहा है। मैं एलिस का देखो कुछ स्टैट्स बताता हूँ कि ये बेसिकली डेथ ओवर्स है, क्योंकि पथिराना की स्पेशलिटी डेथ ओवर्स है, नथान एलिस की स्पेशलिटी डेथ ओवर्स है, और चेन्नई ने स्ट्रगल भी बहुत किया डेथ ओवर्स में, ठीक है। पिछले 2023 से लेके अभी तक वो 8.9 की इकोनॉमी से जा रहा है, विच इज क्वाइट गुड।
विकेट वो कम लेता है, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन इकोनॉमी सो गुड, एवरेज इज डिसेंट, स्ट्राइक रेट इज डिसेंट 13.5 की। लेकिन जो मैं बात बताना चाहता हूँ दैट इज डॉट बॉल परसेंटेज 33 का है, और उससे भी बेटर मैं बताना चाहता हूँ कि बाउंड्रीज बहुत कम खाता है। 54 चौके, 20 छक्के इन व्हाट 76 ओवर्स, दैट इज व्हाट हर छठे या सातवें बॉल पे एक छक्का खा रहा है, विच इज गुड। वेयर एज मैं पथिराना का देखो बताना चाहता हूँ, पथिराना के नंबर्स इतने क्रेजी लगेंगे ना कि 2023 में 8 की इकोनॉमी, 2024 में 7.9 की इकोनॉमी, तुम्हें लगेगा 10 की स्ट्राइक रेट, लेकिन 2025 में उसका डेथ ओवर में 11 विकेट, ऑलमोस्ट 11.25 की है, क्या कहते हैं इकोनॉमी, 28 का एवरेज, मतलब अपने 4 ओवर के भी वो पूरा 28 रन दे के एक विकेट ले रहा है, अगर 2 विकेट ले रहा है तो ऑलमोस्ट 60 रन दे दिए उसने, और स्ट्राइक रेट भी 15 का हो गया, मतलब पूरे 4 ओवर के स्पेल में एक विकेट ले रहा है, और डॉट बॉल परसेंटेज इज वेरी गुड, ठीक है, उसका अभी भी डॉट बॉल परसेंटेज बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसका सबसे भद्दा है पथिराना का वो है वाइड्स। आई हैव नो आइडिया कि उसने कितनी गोल कीपिंग कराई है एमएस धोनी से, मेरे को जेन्युइनली लगता है। इसके अलावा जो मैं चीज ऐड करना चाहता हूँ कि नथान एलिस इज अ फार बेटर फील्डर, पथिराना एक प्रॉपर लायबिलिटी है फील्ड में, और प्लस जरूरत पड़ने में नथान एलिस कैन बैट, वो ऐसा नहीं बोलूंगा बैटिंग कर लेता है जेमी ओवरटन टाइप भी, लेकिन एटलीस्ट ही कैन होल्ड अ बैट। नथान ये पथिराना में वो भी सीन नहीं है। मेरे को पर्सनली लगता है कि धोनी ने और सीएसके ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया कि नथान एलिस पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि उस बंदे पे ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टेंटली भरोसा कर रही है। अगर तुम लोग सीटी अगर किसी ने देखा हो चैंपियंस ट्रॉफी, उसके स्टैट्स नहीं अच्छे लगेंगे नथान एलिस के, लेकिन अगर किसी ने आंखों से मैचेस देखे हो ऑस्ट्रेलिया के, नथान एलिस वाज बॉलिंग रियली गुड। उसको उस लेवल के विकेट्स नहीं मिले, मे बी अनलकी है, मे बी वो आर्ट या स्किल को डेवलप कर लेगा विकेट्स लेने वाली, लेकिन स्लो यॉर्कर्स, स्लो बाउंसर्स और यॉर्कर्स उसकी बहुत अच्छी है। नथान एलिस वाज अ मिस मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल से जो विबोर बोल रहा है उस पर बस मैं ये ऐड करना चाहूंगा, नथान एलिस ने सीटी में बहुत टफ ओवर्स डाले थे, मतलब कि जहां पे तुमको रन्स कंटेन करने हैं, तुमको एक बड़ा ओवर मैच चेंज कर सकता है, वैसी वाली जो सिचुएशंस थी ना, वहां पे नथान एलिस ऑस्ट्रेलिया का गो टू बॉलर हुआ करता था। मैं उसकी हर एक बॉल देखता था कि भाई वो ठीक है, चलो बस एक डॉट आ गई, एक और डॉट आ गई, ऐसे देखता था भाई। और जब मैं देखा कि यार नथान एलिस मतलब सीएसके ने पिक कर लिया, फिर सिटी में इतने अच्छा कर रहा है, मैं बहुत खुश था कि भाई अगर वो खेलेगा रेगुलर तो बहुत अच्छे मैचेस में, मतलब मेरे को हमेशा ये लगता था कि जहाँ पे बॉल थोड़ा स्विंग विंग ज्यादा होगा वहां पे नथान एलिस को प्रीफर किया जा सकता है पथिराना के ऊपर, क्योंकि वो डेथ ओवर्स में इतनी लायबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। पर यार उसको तो बिल्कुल मैं मौका ही अब नहीं मिला, उसको शायद 1 या 2 ही मैच खेलने को मिले। एक मैच में एक और चीज मैं खाली ऐड करना चाहता हूँ कि अगर तुम अपटेक देखो, अगर तुम मुझसे पूछो, मेरे को बहुत क्लियरली लगता है कि नथान एलिस एक फार बेटर सेटअप में, एक फार बेटर कल्चर एज इन स्पोर्टिंग कल्चर से आता है, ठीक है। और बीबीएल में वो एकदम प्रॉपर स्टार है, होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलता है, मुझे ध्यान में है। उस पे अगर इन्वेस्ट करेगी चेन्नई जैसी मैनेजमेंट, मेरे को लगता है वो बहुत भयंकर और रिजल्ट्स दे उनका सकता है। कैप्टन है भाई, वो उनका कैप्टन है वो। हाँ वो हाँ 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 होबार्ट हाँ, नथान एलिस होबार्ट इज अ हरिकेन्स कैप्टन। का कैप्टन है, और इस साल जीती है होबार्ट हरिकेन्स, मतलब लास्ट ईयर और वो सोचो जिता के आया था। एक पोटेंशियल लीडरशिप मटेरियल, मैं ये नहीं कह रहा कि ऋतुराज गायकवाड़ को रिप्लेस करे, लेकिन एक बॉलिंग में लीडर होगा ना तो चार्ज लेगा। तो ब्रो मेरे हिसाब से मोटा मोटी इसको कवर करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पे जाते हैं, उसके बाद ऑनरेबल मेंशंस में फटाफट जाएंगे। क्लूलेस कमिंस। अब भाई क्यों? मेरे हिसाब से ठाकुर को मैं बोल रहा था कि यार 2-3 मैं ऑप्शन बता रहा था कि हैदराबाद में 1-2 चीजें ये गलत हुई, तो ठाकुर ने बोला कि भाई इससे बड़ा ब्लंडर तो ये हुआ है कि कमिंस पूरा क्लूलेस था। तो कैसे क्लूलेस था वो? भाई मैं मतलब ये मेरा ये पॉइंट था कि हैदराबाद एक ऐसी टीम है जिसकी हार में कोई पैटर्न नहीं था, और ये बस ये सजेस्ट करता है कि तुम हर जगह फकअप कर रहे थे, ठीक है। तुम कभी कुछ खराब कर दे रहे थे, कभी कुछ खराब, कभी टीम सिलेक्शन खराब, तो कभी बैटिंग ऑर्डर खराब, तो कभी भाई तुम अच्छे प्लेयर्स को मतलब मौका नहीं दे रहे हो ढंग से। मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि कमिंस, पहले तो भाई जो छोटी सी चीज भाई मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि एनकेआर को बॉलिंग क्यों नहीं दे रहा था वो। मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा था भाई कि जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट में बॉलिंग करके आया है उसको बॉलिंग नहीं मिल रही है। सिमरजीत सिंह इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको बिठा दिया गया। समी पिटाए जा रहा है हर मैच, वो खेले जा रहा है बैक भाई टू बैक टू सिमरजीत बैक। का तो पता है, पैट कमिंस से स्टेटमेंट दिया था कि ये सीजन का वॉच आउट प्लेयर टू वॉच आउट विल बी सिमरजीत। ठीक है, हाँ उसका हाँ। खराब मैचेस गए थे, लेकिन कंप्लीटली बैठा। और भाई मैं मोहम्मद शमी वाले पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ, मेरे को लग रहा है हर्षल पटेल को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। अब उसके स्टैट्स तो बुमराह जितने अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बुमराह जितना अच्छा बॉलर है, लेकिन वो बकवास बॉलर भी नहीं है। अगर उसको सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए वो अभी भी बहुत, भाई हर्षल पटेल इज व्हाट केकेआर वांटेड फ्रॉम हर्षित राणा।
एग्जैक्टली हर्षल पटेल वही है, तो 10 ओवर के बाद आएगा। लेकिन मोहम्मद शमी कंसिस्टेंटली इतनी खराब कर रहा था कि उनको बार बार है ना हर्षल पटेल को भेजना पड़ रहा था ऊपर, और कुछ उनका काम नहीं कर रहा था। फिर उसके अलावा जो लोग बैटिंग में वियर्ड सी चीजें कर रहे थे कि कमिंदू मेंडिस को कभी खिला रहे हैं, कभी पता नहीं किसी को खिला रहे हैं, ईशान किशन पे वो लोग भाई सब पूरी दुनिया के सब बंदों को चेंज किया, एक बंदा कांस्टेंट था वो ईशान किशन के पास कुछ किसी का कुछ बहुत डीप डार्क सीक्रेट भाई। वो मुंबई में भी जब था वो बंदा ड्रॉप नहीं होता था, कुछ भी हो जाए भाई मैं नहीं ड्रॉप होऊंगा। ये सीजन बस वो पहली मैच सेंचुरी, फिर लास्ट में आके 90 मारा, पूरे बीच में कुछ ईशान किशन का मैंने एक स्टैट देखा था, बहुत बढ़िया स्टैट था। पहला मैच 100 रन, ठीक है, बीच के 9-10 मैच 150 रन, और लास्ट का एक मैच 90 रन। टिपिकल ईशान किशन परफॉर्मेंस है भाई ये, टिपिकल ईशान किशन, और उसको हटा नहीं रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये इसको लास्ट इसीलिए रखा क्योंकि इसको एक ब्लंडर में घुसाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं चाहता हूँ हैदराबाद वाला अगर कोई देख रहा है, इन जनरल कोई देख रहा है, तो आप बताओ कि सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था हैदराबाद में से, क्योंकि मेरे को तो पर्सनली लगता है शमी वाला जो पूरा था वो लोग की बैटिंग भी काफी इशू की थी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनका बैटिंग ऑर्डर भी सेट नहीं था, तो लगता है कि नहीं यार बॉलिंग भी उनका अच्छा नहीं था, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए कंसर्न था। लेकिन ब्रो अभी जस्ट हम लोगों ने सोचा कुछ ऑनरेबल मेंशंस देंगे, तो एक सबसे बड़ा ऑनरेबल मेंशन हमारे लिए कांस्टेंट है ऋषभ पंत की कप्तानी। जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मैंने साइड में हम लोग मैच चालू था, तो उसमें सीन ऐसा हुआ कि दिग्वेश राठी बेचारा जैसे तैसे अच्छी बॉल डालता है, विकेट ले लेता है जितेश शर्मा का, लेकिन नो बॉल हो जाता है एकदम बेयरेस्ट ऑफ बेयर मार्जिन बैकफुट का नो बॉल होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट उस ओवर की लास्ट बॉल पे दिग्वेश राठी मनकट के प्रॉपर रन आउट करता है जितेश अग्रवाल को, प्रॉपर रन आउट है। जितेश शर्मा भाई, तो क्या बोल रहा हूं मैं, जितेश अग्रवाल तूने मिक्स कर दिया। दिग्वेश राठी उसी ओवर के छठे बॉल पे जितेश शर्मा को रन आउट करता है, ठीक है, प्रॉपर रन आउट करता है, और हम लोग बैठ के देख रहे हैं कि भाई ये तो गया, अब यहाँ से कुछ टाइट होएगा। सडनली लिख के आता नॉट आउट, और हम दोनों एकदम ऐसे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या सही में फिक्सिंग होती है क्या, कि ये हो क्या रहा है। फिर रिप्ले दिखाते हैं कि हमारे स्पाइडरमैन साहब ऋषभ पंत एकदम दिल का एकदम बड़ा सा हार्ट लेके आ रहे हैं और मना कर दे रहे हैं कि नहीं ये अपील हम लोग वापस लेते हैं। और जाके देख रहा हूँ जितेश शर्मा गले लग रहा है। भाई ये 27 करोड़ रुपया ये किस चीज के लिए, अपार्ट फ्रॉम गोयनका की मार्केटिंग पीआर, ये क्या है, क्यों है ये, क्या भाई कल को तो मतलब कोई बैट्समैन बोल्ड होगा, सामने वाला कैप्टन वापस ले सकते हैं क्या कि नहीं अलाउड नहीं। और उससे भी बड़ी बात मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि कमेंटेटर्स लोग बोल रहे हैं कि वाह स्पिरिट ऑफ द गेम, लॉ को फॉलो करना स्पिरिट नहीं है क्या, मतलब तो बैट्समैन को बोलो भाई 2 इंच अंदर से दौड़े। बैट्स उसी ओवर में उसी दिग्वेश राठी को सेम 1 इंच एक्स्ट्रा खाली उसको टच कर दिया, उसको नो बॉल मिल गया, अगली बॉल पे छक्का खा गया, वो पूरे ओवर खराब हो गया। लेकिन सेम ओवर की लास्ट बॉल पे जब जितेश शर्मा 1 फुट आगे निकल जा रहा है, वो खराब नहीं है भाई, 1 इंच खराब है, लेकिन वो 1 फुट आगे निकल जाना खराब नहीं है। यहाँ स्पिरिट ऑफ द गेम आ रही है। और उसमें भी सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इसके लिए आ रहा है कि ऋषभ पंत कैप्टन है, उसको बैक करना चाहिए अपने बॉलर को। जब बॉलर ने अपील कर दी, अंपायर ने बोल दिया कि मैं तेरी अपील ले रहा हूं, तो भाई क्यों आके सबके सामने अब जो मजाक बनाया जाएगा बेचारे दिग्वेश राठी का, ऐसे लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं उसके सेलिब्रेशन के कारण। क्या थॉट है भाई ये ब्लंड, मतलब मेरे को लगता है पूरी किताब लिख सकते हैं भाई ऋषभ पंत के ब्लंडर के ऊपर। भाई मतलब ऋषभ पंत के ब्लंडर पे ये एपिसोड हो सकता था, पर हमने सोचा छोड़ो ऋषभ पंत की क्या बात करनी कप्तानी की। पहले जो बात विभोर बोल रहा था उससे कंटिन्यू करता हूँ कि भाई तुम्हारे बॉलर ने जब अपील कर दी, वो अपील थर्ड एम्पायर के पास जा रही है, अगर तुमको इतना ही वो है तो भाई तुम पहले अपील विड्रॉ कर लेते, ठीक है। जब पूरी थर्ड एम्पायर के पास चली गई, मान लो वहां पे स्क्रीन पे नॉट आउट दिख रहा है, फिर तुम्हारी पीआर के जैसे भाई तुम पे कैमरा फोकस हो रहा है और दिख रहा है कि तुम ऐसे अपील को भाई सबड्यू कर रहे हो। भाई कोई जरूरत नहीं थी अपील, कुछ गलत नहीं किया था तुम्हारे बॉलर ने, वो तो रूल्स में, अगर गलत होता तो रूल में होता ही क्यों। कल को तो भाई ऐसा हो जाएगा, मतलब इसका क्या एग्जाम्पल दूं मैं, अगर इतना ही था तो जितेश शर्मा बोल देता कि ठीक है वो नो बॉल मत काउंट करो, ठीक है, या मैं आउट हो जाता हूँ चला जाता हूँ, ये नो बॉल नहीं है। जब वो रूल के हिसाब से नो बॉल है तो ये भी रूल के हिसाब से आउट है, इसमें तुम क्यों अपनी उंगली कर रहे हो, मेरे को तो यही नहीं समझ आया भाई। और भाई ये ऐसा भी नहीं है कि ये मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स कर चुके हैं, तुम्हारे कपिल देव कर चुके हैं, अपना अश्विन 1-2 बार कर चुका है, इसमें ऐसा क्या इतनी बड़ी बात क्या है भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। और दूसरी बात मैं क्रिकेट में ये चीज जानना चाहता हूँ कि भाई ये क्या अपील विड्रॉ करने वाली क्या बात होगी भाई, ये कैसा रूल है,
ये कैसा रूल है भाई? कल को तो कोई बैट्समैन मान लो स्ट्रगल कर रहा होगा और वो आउट हो जाएगा और मैं अपील विड्रॉ कर लूंगा क्या कि नहीं नहीं मैं चाहता हूँ ये खेले? ऐसा थोड़ी होता है भाई। और एज ए यंगस्टर उसके ऊपर क्या वो जा रहा है कि भाई दिग्वेश राठी के ऊपर ऐसे ही एक मैच का बैन है, इतनी प्रेशर सिचुएशन में तुम्हारे मेन बॉलर से अच्छा काम वही कर रहा है भाई, तब तो तुमने कुछ नहीं किया। इतने भाई उसका अगर किसी ने नो बॉल देखा लिटरली मतलब फाइनेस्ट ऑफ फाइन मार्जिन, अगर किसी को पता भी नहीं होगा तो समझ भी नहीं पाएगा बहुत देर तक कि हो क्या गया इधर। मेरे को खुद को एक सेकंड लगा कि कहां पर गलती हो गई इससे, और वहां से एक बंदा प्रॉपर रन आउट कर रहा है। नहीं भाई क्या चल रहा है, और उसमें भी कमेंटेटर्स लॉर्ड कर रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम को होल्ड किया है। भाई स्पिरिट ऑफ द गेम को होल्ड करना उसको कहते हैं कि तुम रूल्स को फॉलो कर रहे हो। तो भाई ब्लंडर है। एक और ब्लंडर हम लोग बात कर रहे थे वीडियो चालू होने से पहले, दैट इज भाई एक बात था, लखनऊ सुपर जायंट्स इंपैक्ट प्लेयर के होते हुए 5 बॉलर से कैसे खेल रही हो, उसमें भी 5वां बॉलर शहबाज अहमद है। ये कैसे कर रहे हैं यार ये लोग, ये कैसे कर रहे हैं? भाई मैं बता रहा हूँ मेरे साथ हुआ क्या। मैं विभोर से थोड़ा अच्छे तरीके से बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं मैच देख रहा था, ठीक है, मैच अच्छा चल रहा था। एलएसजी की इनिंग तो खत्म हो गई, दूसरी इनिंग में भी 10 ओवर हो गए थे, कुछ 4 बार विकेट तब तक गिर चुके थे 11वें ओवर तक। और मैं सोच रहा हूँ कि रवि बिश्नोई बॉलिंग डालने नहीं आया, इससे क्या डेथ ओवर करवाएगा क्या यार। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ऋषभ पंत डेथ ओवर करवाने का सोच रहा है रवि बिश्नोई से लास्ट मैच में, इतनी कितनी खराब इसकी कप्तानी। फिर मैं बोला नहीं यार, अब मेरे को ऋषभ पंत पे भरोसा नहीं है, मैं एक बार क्रिकबस में जाके स्क्वाड देख लेता हूँ कि क्या खेल रही। और फिर मेरे को पता चलता है कि रवि बिश्नोई तो खेल ही नहीं रहा है। मतलब ये लोग प्रॉपर 4 बॉलर से खेल रहे हैं, जिसमें से एक विलो रूर के जो प्रॉपर टी20 बॉलर ही नहीं है, और इनका 5वां बॉलर है शहबाज अहमद। भाई मैं तुमको मैच का करंट स्टेट बताता हूँ, ये लोग 230 रन खा गए 18.4 ओवर में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अगर लिविंगस्टन खेल रहा होता ना तो ये 16 ओवर में मैच खत्म हो गई होती। वो तो ठीक है थोड़ा बहुत बच गई पीछे से इज्जत जो भी अभी है उसमें भी, बाकी भाई अगर तुमको ऐसी ही 11 खिलानी थी भाई, तब तो तुमको 300 रन बनाने का टारगेट रखना चाहिए था। क्या बॉलिंग भाई मैं खेल तेरे को रही थी बता रहा भाई। हूँ अपना इंस्टाग्राम पे है ना काफी सारे ऐसे रील है जिसके ना ऑडियो म्यूट हो गए हैं, जिसके कारण वो पूरा ऑडियो पूरा रील म्यूट है। उसमें से एक रील था जो अच्छा खासा अपना फटा था, जहां पर अपने ऋषभ पंत की कप्तानी को लपेट रहे थे। वो टिल एवरी मैच मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने वीडियो में शायद कम बोला है, इतना हॉरे भाई। विलियम ओवररुक जिस तरह जब हम लोग बात करें उसी दौरान विलियम ओवररुक 21 रन खा चुका है एक ओवर में, ठीक है चलो अब उसको विलियम हटाओ। और रूट 4 ओवर में 74 रन खा चुका है। ईशांत शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, ईशांत ईशांत का कुछ शर्मा का भी, हाईएस्ट हाँ क्लास है हाँ 70 हाँ, समथिंग कुछ ऐसा इस समय, हाँ अभी लेकिन अभी आ जाएगा क्रिकेट पे। लेकिन मैं पॉइंट पे आता हूँ कि भाई एक एक चीज कुछ हो ना हो, ऋषभ पंत बहुत क्लियरली एस्टेब्लिश कर रहा है कि भाई मैं कैप्टन नहीं, मेरे को मत बनाओ। मेरे हॉरिबल को है भाई। कैप्टनसी वैप्टनसी मत देना। मेरे पास भाई 7 बॉल 12 रन में मैंने आयुष बदोनी को ओवर दिया था। अबे साले पहले दे देता आयुष बदोनी को ओवर, लास्ट में थोड़ी दिया जाता है। भाई भाई कसम से तो मतलब अच्छा पता, चलो एक भाइयों, पूरा एपिसोड बन सकता है सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत के कैप्टनसी ब्लंडर्स पे। ब्रो ब्रो करना है करते हैं, मैं सही कह रहा हूँ। मेरे पास दिमाग में था कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में बनाएंगे एक वीडियो, और एक है ना ऋषभ भाई, कुछ नहीं तो मेंबर्स ओनली बनाते। जय जय हमारा बैठ के देखेगा, जय भाई बंदे ने बैक टू बैक मेंबरशिप ले रहा है, उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना अपने को। तो हाँ एक एक सही बना बात है। देते हैं भाई एक। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, आप लोग एक्चुअली में चाहते हो कि हम लोग ऋषभ पंत को खाली उसकी कप्तानी को लपेटते एक वीडियो बनाते हैं? लपेट तो ऐसे ट्रोल नहीं, हम लोग प्रॉपर फैक्ट्स रखेंगे। लेकिन लास्ट ये वीडियो खत्म होने से पहले मुझे बताओ कि सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था कि सीएसके ऋतुराज को नंबर 3 पे खिला रही थी, हैरी ब्रूक का रिप्लेसमेंट नहीं था, आंद्रे रसल को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, या उससे बड़ा ऋषभ पंत वो खुद, मेरे को लगता है ऋषभ पंत को ऐड कर देना चाहिए था। मेरे को लगता है द बिगेस्ट ब्लंडर वो ऋषभ पंत। भाई 27 करोड़ में बिकने के बाद बंदा अंडर परफॉर्म किया, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इट्स प्रीटी कॉमन। ये नहीं तो अगले सीजन ऋषभ पंत कर ही लेगा अच्छा, उतना तो मेरे को लग रहा है। लेकिन उसको कप्तान बनाना, मैं हमेशा से सोचता था कि वो अच्छा कप्तान नहीं है, हम लोग हर बार बोल रहे हैं, लेकिन इतना हॉरिबल भाई। अच्छा एक सवाल ठीक है, आपसे एक सवाल, या हार्दिक होता है ना, मैं उसके साथ बहुत पूछता हूँ ये, आपसे एक सवाल भाई, तेरी टीम है ठीक है, अब तेरी जान लगी हुई है उस पर, मतलब यू हैव टू समहाउ विन, तेरी जान लगी हुई है उस पर, लेकिन तेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है कैप्टन के, बाबर आजम या ऋषभ पंत।
भाई मतलब क्या कैप्टनसी, जो कैप्टन होगा मतलब वो वही प्लेइंग 11 में रहेगा, ऐसा है कि दोनों प्लेइंग 11 में रहेंगे? भाई रहेंगे तो दोनों, देखो किसी एक को किसी एक को कैप्टन बनाना है और तेरी जान लगी हुई है, और मतलब ये पूरा टूर्नामेंट के लिए होगा, ऐसा भी नहीं, मतलब तेरी जान लगी, तेरे को जीतना ही है। फॉर एग्जाम्पल तो गोइंका तेरे 9,000 करोड़ लगे हैं भाई, मर जाते हैं लोग 9,000 करोड़ में, आने वाली 9,000 पुश्ते मैं भी देख भाई सकते हैं। पता है, मैं भाई पता है कहीं ना कहीं बाबर आजम को बनाऊंगा। मैं डर चुका हूँ अब ऋषभ पंत से। और एक तो तूने पहले हार्दिक का नाम ले लिया, मेरे को आयुष बदोनी याद आ गया। मैं भाई, मैं बाबर सोच, आजम को बनाऊंगा भाई। बाबर भाइयों आप लोग मुझे बताओ, अगर आपकी लाइफ, आपके रिस्क आपकी लाइफ लाइन पे होगी और आपके पास ऑप्शन होगा या तो ऋषभ पंत को T20 का कैप्टन बनाओ या बाबर आजम को, आप लोग किसको बनाओगे? भाई ये सवाल मैं खुद सोच रहा हूँ कि भाई किसको, कैसे? भाई दर्द होने लगा मेरे को, पीछे लगता है मैं वो मैच तो हार ही रहा हूँ जिसपे मेरी जिंदगी लगी है। भाई भाई चलिए मैं ना वीडियो खत्म बाबर कर। आजम को कोच कैप्टन बना के डेरन सेमी को कोच बना दूंगा बाहर। तो शायद कुछ हो जाए पेशावर जालमी की तरफ, तो शायद कुछ हो जाए यार। तो भाइयों थैंक यू सो मच, ये वीडियो अननेसेसरीली हम लोगों ने खींच दिया बट मजा आ गया है। भाइयों प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आईपीएल का सीजन मोटा मोटी हमारे लिए खत्म हो गया है, अगर कुछ कुछ ऐसा हमको लगता है बनाने जैसा तो हम लोग बना देंगे। ये सीजन में भाई कंसिस्टेंटली वीडियो डाले, यूट्यूब हमको बोलता था कि भाई वीडियो डालने से, कंसिस्टेंटली वीडियो डालोगे तो आता है रिजल्ट, मेरे हिसाब से रिजल्ट भी आए, हालांकि बहुत अच्छे चाहिए थे हमको, लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ा है, व्यूज काउंट, वॉच आवर्स हमारे थोड़े बहुत बढ़ गए। थैंक यू सो मच, लेकिन भाई प्लीज कर दो यार, मतलब भाई ऐसी गर्मी है ना, आज 46-47 डिग्री चल रहा है अहमदाबाद में, हालत खराब हो जाती है भाई, रात रात को जग के कर रहे हैं, आज बनाता हूँ अगले दिन सीधा यूट्यूब पर डालता हूँ, हफ्ते में 3-3 4-4 लॉन्ग फॉर्म डाल रहे हैं। अब भाई ये लोग, मेरे को लिटरली ऐसा लग रहा है ये लोग चाहते मैं रो दूं, मैं कैमरा पे रो दूं, ये लोग यही देखना चाहते हैं कि अब रो ही दूं,